सलमान अपने दोस्त की कजन की शादी पर गया था। उसके दोस्त ने सलमान को अपनी खालाजाद बहन की शादी पर बुलाया था, जो कि उसके पास ही रहती थी। सलमान 30 साल नौजवान था। शादी क्या थी, बस सादगी से निकाह ही था। ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। सैन में ही शादी का इंतजाम किया गया था। कुछ दूर परे के रिश्तेदार और मोहल्लेदार वहाँ मौजूद थे। सलमान की नवीद से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। नवीद ने उसे शादी पर बुलाया था। कहने लगा कि मेरी यतीम कजन है। नवीद शादीशुदा बाल बच्चेदार था। हाल ही में उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था, इसीलिए अपनी यतीम कजन का रिश्ता उसी ने तय किया था। खुद भी गरीब था, इसलिए जहेज देने से कासिर था। इसलिए पहले ही कह चुका था कि सिर्फ 4 जोड़ों में ही अपनी बहन को रुखसत कर सकता हूँ। लेकिन जब बारात आई तो लड़के की माँ कहने लगी कि तुम लोगों ने हमसे ये बात छुपाई कि ये नवीद की सकी बहन नहीं है बल्कि खालाजाद है। नवीद कहने लगा कि मैंने हमेशा इसे बहन समझा है। वो कहने लगी फिर भी हमें इस बात से अनजान रखा गया है। नवीद कहने लगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहने लगी हम इस लड़की की शादी उसी वक्त लेंगे जब आप लोग हमें जहेज में 5 लाख की रकम दो। ये सुनकर नवीद परेशान हो गया, क्योंकि निकाह ख्वाह भी मौजूद था। निकाह से पहले ही उसकी सास 5 लाख का मुतालबा करने लगी। वो कहने लगा इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता, और ये कौन सा वक्त है ऐसी बातों का। अगर आपकी ऐसी ही कोई डिमांड थी तो आपको पहले बताना चाहिए था। वो कहने लगी तुमने भी तो पहले ये नहीं बताया था कि ये तुम्हारी सकी बहन नहीं है। वो कहने लगा इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़की तो आपको पसंद आ गई थी ना। वो कहने लगी बस 5 लाख दे दो तो हम शादी करेंगे, वरना हम बारात वापस ले जाएंगे। नवीद उनके सामने हाथ जोड़ने लगा, खुदारा इस तरह से मेरी बहन को जलील करके मत जाओ। इससे कौन शादी करेगा, और इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता। मैं तो खुद छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर चलाता हूँ, और जो भी कमाता हूँ महीने में खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब वो औरत ना मानी और बारात लेकर जाने लगी तो नवीद उनके पैरों को पकड़कर इल्तिजा करने लगा। सलमान ने जब ये सब देखा तो नवीद से कहने लगा कि तुम ऐसे घटिया लोगों के साथ अपनी बहन की शादी मत करो। ये लोग तुमसे हमेशा पैसे मांगते रहेंगे और जो तुम पूरे नहीं कर सकते। लड़के की माँ ने जब ये सुना तो सलमान से कहने लगी हम घटिया हैं और तुम बड़े आला ज़र्फ हो, तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेते इस यतीम से, वो भी बिना जहेज के। सलमान कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें इस लड़की से निकाह करके दिखाता हूँ, और वो भी बिना जहेज के। नवीद ये बात सुनकर सलमान को देखने लगा। सारी बारात वापस जा चुकी थी। सलमान ने कहा कि तुम अपनी कजन का निकाह मुझसे कर दो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा और तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी। नवीद तो खुशी के मारे उसे गले लगाने लगा। कहने लगा कि खुदा तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर देगा, तुमने हमारी इज्जत रख ली। नवीद ने अपनी कजन नौरीन का निकाह सलमान के साथ पढ़ा दिया। निकाह के बाद सलमान उसे जब अपने घर ले जाने लगा तो नौरीन बहुत रो रही थी। सलमान ने उसे दिलासा दिया कि वो परेशान ना हो। वो कहने लगी कि आपके घर वाले क्या मुझे कबूल कर लेंगे। इसी बात को लेकर सलमान भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसके वालिद हर बात से अनजान थे और थे भी सख्त मिजाज। अपने दोस्त की बेटी से सलमान का रिश्ता तय कर चुके थे। उसके वालिद चाहते थे कि उनके दोस्त की बेटी आए, क्योंकि वो बहुत अमीर थी और फिर बहुत सारा जहेज लाने वाली थी। सलमान को अपने वालिद की पसंद पर कोई इतराज ना था, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि उसे नौरीन से निकाह करना पड़ा। वो जानता था कि उसका बाप इस बात को बड़ी आसानी से नहीं मानेगा। जैसे ही उसने बैरूनी दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा अशरफ ने खोला था। सामने सलमान के साथ एक लड़की को सुर्ख लिबास में घूंघट में देखा तो माथे पर बल डाल दिए। तो अशरफ हैरत से सलमान को देखने लगा। कहने लगा ये लड़की कौन है। सलमान कहने लगा बाबा मैं आपको बताता हूँ, पहले हमें अंदर तो आने दे। अशरफ कहने लगा अंदर तुम आ सकते हो, ये नहीं, पहले मुझे बताओ कि ये कौन है। इस लड़की का सुर्ख लिबास, हाथों में चूड़ियां, मेहंदी और इसका हुलिया देखकर अशरफ ठटक गया था कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। अशरफ इंतहाई गुस्से में था। सलमान कहने लगा कि इस लड़की की बारात वापस चली गई थी। वो लोग जहेज मांग रहे थे और इसके भाई के पास जहेज देने के पैसे नहीं थे,
और इसका भाई मेरा दोस्त है, वो बहुत रो रहा था कि उसकी बहन के साथ निकाह कोई नहीं करेगा, इसलिए बाबा मैंने इस लड़की की इज्जत रखी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने इससे निकाह कर लिया है। ये सुनना था कि जोरदार थप्पड़ अशरफ ने सलमान के मुंह पे मारा था। कहने लगा, तुम इस 2 टके की गरीब लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या समझा था तुमने? क्या मैं पागल हूँ? मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका था, तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका था और तुम भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। फिर किससे पूछकर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? अभी के अभी इस लड़की को तलाक देकर निकालो घर से बाहर। वो कहने लगा, बाबा आपको क्या हो गया है? मैं कैसे इसे तलाक दे सकता हूँ? इस बेचारे की क्या गलती है? मैं इसे नहीं छोड़ सकता। गलती मैंने की है, आप जो चाहे सजा दे, मुझे मार ले, लेकिन खुदा के लिए हमें कबूल कर ले। मैं खुद आपके दोस्त से माजरत कर लूंगा, माफी मांग लूंगा। अशरफ बेतहाशा गुस्से में था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को घर से निकाल नहीं सकता था। वो अपने कमरे में गुस्से से चला गया। नौरीन तो ये सब देखकर परेशान हो गई थी कि ससुर तो गुस्से का बहुत तेज है, पता नहीं उसे कबूल भी करेगा कि नहीं। सलमान ने हाथ पकड़कर नौरीन को घर में दाखिल किया, घर का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में लेकर आ गया। कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मेरा बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वक्ती तौर पर गुस्सा करेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। नौरीन को उसने बेड पर लेकर जाकर बिठा दिया। जैसे ही नौरीन ने घूंघट उठाया तो वो देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी और कम उम्र लड़की थी, यही कोई 17-18 साल की। सलमान को अंदाजा ही नहीं था कि वो लड़की इतनी हसीन हो सकती है। उसे तो अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था, क्योंकि वो एक सांवली रंगत का नौजवान था। बीवी की खूबसूरती को देखकर और उसकी मासूमियत को देखकर दिल उस पर फिदा होने लगा था। सलमान नौरीन को पाकर बेहद खुश था और नौरीन उसे पाकर, क्योंकि सलमान ने उसकी इज्जत रखी थी और बहुत अच्छा इंसान था। सुबह जब वो सादा लिबास में डरते डरते सलमान के साथ कमरे से बाहर निकली, तब अशरफ गुस्से से लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। जब लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो लड़की इतनी कम उम्र और इतनी हसीन होगी। कुछ पल तो वो अखबार पढ़ना ही भूल गया था। सलमान नौरीन का हाथ पकड़े अपने बाबा के पास आ गया। कहने लगा, बाबा आप हमें माफ कर दें और ये बहुत अच्छे से आपकी खिदमत करेगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। अशरफ नौरीन के हुस्न को देखकर चुप सा हो गया था। अंदर ही अंदर उसके हुस्न को सराहने लगा था। कहने लगा, ठीक है, मैं सिर्फ इसी शर्त पर कबूल करूंगा कि ये मेरी हर बात मानेगी, मेरी किसी बात से इनकार नहीं करेगी, वरना तुम इसे तलाक दे दोगे। सलमान कहने लगा कि मेरी बीवी आपकी किसी बात पर इख्तलाफ नहीं करेगी, आपकी बहुत खिदमत करेगी। अशरफ कहने लगा, ठीक है, इसे कहो कि किचन में जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाए, बल्कि सबके लिए बनाए। नौरीन जल्दी से किचन में चली गई। कुछ ही देर में वो ये जान चुकी थी कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है। उसने जल्दी से पराठे बनाए, ऑमलेट बनाया, चाय बनाई और बाहर लाउंज में रखे छोटे से टेबल पर सजा दिया। अशरफ ने जब नाश्ता किया तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, खाना भी बहुत अच्छा बनाना जानती थी। कहने लगा कि बहू तो बहुत अच्छी लाए हो, खूबसूरत भी है और खाना भी अच्छा बनाती है। ससुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नौरीन खुश हो गई थी कि चलो उन्होंने कबूल तो कर लिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका ससुर उस पर बुरी नजर रखने लगा है। सलमान भी खुश हो गया था। सलमान एक बहुत बड़ी फॉर्म में नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह थी, घर में किसी चीज की कोई कमी ना थी। वो सुबह ऑफिस चला जाता था और उसके बाद अशरफ की नाजेबा हरकतें शुरू हो जाती। शादी के चंद दिन ही नौरीन ने अच्छे गुजारे थे। वो किचन में काम कर रही थी जब अशरफ किचन में आ गया। उसे काम करता देखकर कहने लगा, बहू इतनी गर्मी है और तुमने दुपट्टा पहन रखा है, ऐसे तो तुम गर्मी से और भी ज्यादा गीली हो जाओगी। यहाँ कौन है जो तुम्हें देखेगा? चलो शाबाश, दुपट्टा उतार कर काम करो। ये सुनकर नौरीन कुछ हैरत का शिकार हुई थी। नौरीन कहने लगी, नहीं अब्बा जी, मैं काम कर लूंगी, मुझे बिना दुपट्टे के रहने की आदत नहीं है। उसने अच्छी तरह सर पर दुपट्टा ले रखा था। वो कहने लगा, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी,
वो कहने लगा कि क्या पका रही हो? तो कहने लगी, सलमान मुझे पुलाव का कह कर गया है, अगर आपने कुछ और खाना है तो मैं वो भी बना देती हूँ। वो कहने लगा, खाना बनाने के बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना, मैं अकेला ही रहता हूँ, पूरा दिन दिल नहीं लगता। अच्छा है कि तुम आ गई हो, तुमसे बातें कर लिया करूंगा। नौरीन ससुर की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वो तो यही समझती थी कि ये मेरा बाप है और मुझे बेटी समझ रहा है। उसने खाना बनाया और अपने ससुर के कमरे में चली गई, लेकिन उसने दरवाजा खुला ही रहने दिया था। उस वक्त अशरफ अखबार पढ़ रहा था और नौरीन को देखकर उसने अखबार एक तरफ रख दी। नौरीन कुर्सी पर बैठ गई, कहने लगी, जी अब्बा जी, आपने क्या बातें करनी है, क्योंकि मुझे तो ज्यादा बोलने की आदत ही नहीं है। अशरफ कहने लगा, पहले तो मुझे शादी पर बहुत एतराज था, मैं सोच चुका था कि तुम्हें कबूल नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए। नौरीन ने ससुर की ये बात सुनी तो हैरान हुई थी। ससुर की जानिब देखा तो ससुर की नजरें अपने ऊपर महसूस करके वो फौरन से कुर्सी से खड़ी हो गई। अशरफ कहने लगा, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहने लगी, अब्बा जी, मुझे घर के दूसरे काम भी करने हैं। इससे पहले वो कमरे से बाहर जाती, अशरफ ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, इधर मेरे पास बैठो। नौरीन हाथ छुड़वाने लगी। उसके ससुर ने उसे अपने पास बेड पर बिठा लिया, कहने लगा, छोड़ो घर के सब कामों को, घर के कामों के लिए मैं तुम्हें मुलाजमा रख दूंगा, बस तुम मुझे राजी रखने की कोशिश किया करो। जानती हो मैंने तुम्हें इस घर में रखा इसीलिए है ताकि तुम मुझे खुश रखो। ये सुनकर नौरीन बेहद परेशान हुई थी, ससुर के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। बड़ी मुश्किल से नौरीन ने अपना हाथ अपने ससुर के हाथ से छुड़वाया था और फौरन से कमरे से निकलकर अपने कमरे में आकर बंद हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका ससुर उसे इस किस्म की बातें भी कर सकता है। नौरीन ने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन की शादी की, क्योंकि नौरीन की बीवी ने उसका जीना दो भर कर रखा था। जब उसे उसकी खाला का इंतकाल हुआ था, उसकी बीवी नवीद को लेकर उस पर शक करती थी, कहती थी कि तुम इस लड़की की शादी करो वरना ये कोई न कोई गुल तुम्हारे साथ खिलाएगी। हालांकि नवीद हमेशा उसे अपनी छोटी बहन ही समझता था। अपनी बीवी से इसी बात पर झगड़ता था कि तुम्हारी छोटी जहनियत का मेरे पास कोई इलाज नहीं। कहने लगी कि इसकी शादी कर दो वरना मैं इस लड़की को धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। इसीलिए नवीद ने उसका रिश्ता तय किया था। नवीद की बीवी कह चुकी थी कि शादी के बाद ना तो ये हमारे घर आएगी और ना ही हमसे कोई राब्ता रखेगी, लेकिन खुदा की करनी ये हुई कि बारात वापस चली गई और सलमान ने मुझसे निकाह कर लिया। वो तो समझती थी कि अब उसकी जिंदगी से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिसे मैं अपना बाप समझती रही उसके साथ इस किस्म की बातें भी कर सकता है। वो सोच रही थी कि सलमान से ये सब कहेगी तो वो कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, ना ही अपने बाप पर इस तरह का घटिया इल्जाम बर्दाश्त करेगा। हो सकता है सलमान मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन दूसरा रास्ता गुनाह का था, जो बुरा था, जो नूरीन मरकर भी नहीं कर सकती थी। फूट फूट कर रोने लगी कि ऐ अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। रात को जब सलमान आया, उससे कुछ देर पहले ही वो कमरे से बाहर आई थी। उसने सलमान से कोई बात नहीं की। खाने पर अशरफ कहने लगा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल रखेगी, ये तो हर वक्त कमरे में बंद रहती है, घर का काम जल्दी जल्दी करके अपना कमरा बंद करके दोबारा मुझे पूछती भी नहीं है। आज तो इसने मुझे दोपहर का खाना तक नहीं दिया, ना ही शाम की चाय दी। ये सुनकर सलमान नौरीन को गुस्से से देखने लगा, कहने लगा कि तुमने अब्बा को चाय क्यों नहीं दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे और क्या ना कहे। अगर सच कहती है तो यकीनन वो कभी भी अपने बाप पर शक नहीं करता, उसी को बुरा भला कहता। ये तो एक फितरी सी बात थी और हमारे मुआशरे में कभी भी कोई बेटा अपने बाप के खिलाफ ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे सर में शदीद दर्द था, मैं कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई थी कि आराम करके उठकर अब्बा जी को खाना और चाय दूंगी, लेकिन पता नहीं मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं सो गई। अभी कुछ देर पहले ही मेरी आंख खुली है। उस दिन तो नौरीन का बहाना चल गया, लेकिन वो रोज रोज ऐसे बहाने नहीं बना सकती थी। एक बार अशरफ ने फिर से उसे कमरे में बुलाया तो वो टाल मटोल करने लगी, लेकिन इस बार अशरफ ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने कमरे में ले गया, कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया,
کہنے لگا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر تم مجھے خوش نہیں رکھو گی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ تمہارے پاس یہاں رہنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے راضی رکھو۔ وہ کہنے لگی آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی ہوں، سسر بھی باپ جیسا ہوتا ہے بلکہ باپ ہی ہوتا ہے، میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں اپنی بہو سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے بہت اونچے خواب دیکھے تھے، تم جیسی لڑکی کو میں کیوں اپنی بہو کا درجہ دینے لگا؟ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ نورین کہنے لگی کہ میں گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گی، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی اور الزام آپ پر آئے گا۔ یہ سن کر اشرف کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ گھر میں اس کے اور اشرف کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ چند روز بعد ہی اشرف نے دبئی میں اپنے ایک دوست سے فون پر بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ سلمان کی نوکری تم اپنے دبئی ان کی کمپنی میں لگوا دو۔ اشرف کے دوست نے سلمان کی نوکری دبئی میں لگوا دی اور چند روز بعد ہی اشرف نے سلمان سے کہا کہ تمہاری نوکری میں نے دبئی میں لگوائی ہے اور وہاں تم زیادہ اچھے پیسے کما سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا ابا مجھے وہاں جانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی، آپ مجھ سے پوچھ کر میری نوکری لگواتے، میں یہاں بھی اچھے خاصے پیسے کما رہا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں۔ وہ کہنے لگا آج نہیں ہے، کل کو جب بچے ہوں گے تب تو کمی ہوگی نا، بہتر ہے کہ تم ابھی سے دبئی میں جا کر کماؤ تاکہ کل تمہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اشرف کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا، لیکن بہرحال نورین یہ سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ جس دن سلمان نے جانا تھا وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم بے فکر رہو، میں جیسے ہی وہاں پر سیٹ ہو جاؤں گا تو تمہیں بھی بلا لوں گا اور ابا کو بھی۔ سلمان کے جانے کے بعد تو جیسے اشرف کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تم کیا کر سکتی ہو، میں نے سلمان کو باہر بھیج دیا اور تمہیں یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھ پر الزام لگایا اور پھر میں کہوں گا کہ یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گناہ کرتی تھی، میں نے اسے پکڑ لیا اس لیے یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ یہ سن کر نورین رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں۔ لیکن جیسے ہی اشرف نے غلط ارادے سے اس کا دوپٹہ اتارنا چاہا تو اس نے اشرف کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر اشرف کو اتنا غصہ آیا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے کمرے میں رکھی کرسی اٹھائی اور زور سے نورین کے پیروں میں پھینک دی۔ نورین وہیں پر گر کر رونے لگی۔ اس نے اسی کرسی کو اٹھا کر نورین کی دونوں ٹانگوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ نورین کمزور سی لڑکی تھی، اس کی ٹانگوں کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اسے گھسیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم کمینی ذات کی لڑکی، تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھ پر تھوکو۔ رات کے وقت اس نے نورین کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ نورین روئے جا رہی تھی، لیکن جب صبح اٹھ کر اشرف نے دروازہ کھولا تو نورین دروازے کے پاس نہ تھی۔ اس نے کہا کہ چلو اچھا ہوا جان چھوٹی۔ اس نے سلمان کو فون کر کے یہی کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ سننا تھا کہ سلمان کو غصہ آیا۔ 1 سال اس بات کو گزر گیا تھا جب اشرف نے کہا کہ میرے دوست کی بیٹی کی شادی ابھی بھی کہیں نہیں ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ اسی سے شادی کر لو، تم دبئی سے واپس لوٹ آؤ۔ یہ سن کر سلمان نے اپنے باپ کی بات مان لی، لیکن جیسے ہی اشرف ایئرپورٹ پر اسے لینے گیا تو سلمان اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کی معذور بیوی بھی تھی۔ نورین کو سلمان کے ساتھ دیکھ کر اشرف کا رنگ اڑا تھا۔ سلمان کا چہرہ دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ ساری سچائی جان چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کو بڑے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ اصل میں نورین جب ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر سڑک تک پہنچی تو وہیں پر فقیروں کا ایک گروہ گزر رہا تھا اور وہ فقیر کا مالک انہیں گاڑی میں بٹھا کر دوسرے ملکوں میں بھیج رہے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ بھیک مانگے اور پیسہ کما کر انہیں دے۔ جب نورین کو یوں اپنے آپ کو گھسیٹتا دیکھا تو سمجھے کہ وہ کوئی فقیر نہیں ہے، اس لیے اسے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ نورین رونے لگ گئی، لیکن ان فقیروں کے مالک نے اسے دبئی بھیج دیا اور کہنے لگا یہاں بھی بھیک مانگو۔ نورین وہاں پر مجبوری میں بھیک مانگنے لگی۔ وہیں اسے سلمان نظر آیا۔ سلمان نے جب نورین کو وہاں دیکھا تو بے حد پریشان ہو گیا
اس کے باپ نے تو کچھ اور کہانی سنائی تھی۔ جب اس نے نورین سے حقیقت جان لی تو اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر نورین کا بہت علاج کروایا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، لیکن ابھی اس کی ٹانگوں پر پلستر تھا، اس لیے جب واپس لے کر آیا تھا وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بہت جلد اس کی ٹانگوں کا پلستر اتر جائے گا اور وہ چلنے کے قابل ہو جائے گی۔ اشرف نے جب یہ سب دیکھا تو اپنی ہی نظروں میں گر کر رہ گیا تھا۔ سلمان کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھ سکتا ہوں۔ آپ میرے باپ ہیں، اس لیے آپ کا خرچہ میں ضرور اٹھاؤں گا اور آپ کے کیے کی سزا اللہ آپ کو دے گا، میں نہیں، لیکن میری بیوی میرے ساتھ الگ گھر میں رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ سلمان نورین کے ساتھ الگ رہنے لگا۔ اشرف بیمار رہنے لگا تھا، رو رو کر کبھی اپنے بیٹے سے معافی مانگتا تو کبھی بہو سے۔ لیکن آپ بتائیے، کیا ایسی غلطی کی کوئی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔